चलिए, तो सबसे पहले अपन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करेंगे। मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आप कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है। सो विल सी द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्जाम 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से देखने। विल सी दैट एंड देन विल डू क्वेश्चंस। आप लोग याद रखिएगा पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। पहले मैं आपको थ्योरी कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा टोटल 10, जिसमें से 5 क्वेश्चंस होंगे वीएसए टाइप के, वेरी शॉर्ट आंसर। 3 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर वाले, 2 क्वेश्चन होंगे 3 नंबर वाले और 1 क्वेश्चन 5 नंबर का, ठीक है। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस रहेगा, मतलब जिसका जैसा आता है उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक सॉल्यूशंस में आता है कंसंट्रेशन टर्म्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन टर्म? जब आप घर पे चाय बनाते हो, है ना, और अगर मान लो बाय द वे चाय अच्छी बन गई, है ना, तो आपसे क्या पूछेंगे? वाह बेटा क्या चाय बनाई है, बल्ले बल्ले। अच्छा ये बताओ बेटा, चाय में चाय कितनी डाली? आपसे क्या पूछेगा वो? चाय में चाय पत्ती कितनी डाली? अच्छा बेटा चाय में चीनी कितनी डाली, है ना, तभी तुम्हारी शादी होगी, लड़की तुम्हें तभी मिलेगी, मतलब लड़का तुम्हें तभी मिलेगा, जो भी है। तो वो आपसे पूछ क्या रहा है? वो आपसे पूछ रहा है अबाउट सोल्यूट ऑलवेज। वो ऐसा थोड़ी पूछेगा बेटा चाय में पानी कितना डाला था। कोई पूछता है क्या चाय में ऐसा पानी कितना डाला था? हर कोई यही पूछेगा कि तुमने चाय में चाय पत्ती कितनी डाली, चाय में चीनी कितनी डाली। चाय पत्ती और चीनी सोल्यूट है, सॉल्वेंट कौन है? पानी। समझ में आ गया? कोई नहीं पूछता पानी कितना डाला, हर कोई ये पूछेगा कि तुमने चीनी कितनी डाली, तुमने चाय पत्ती कितनी डाली, तुमने दूध कितना डाला, तुमने इलायची डाली कि डाली नहीं डाली। तो हर कोई यही पूछता है। आया समझ में? सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बेसिकली आपको ये बताते हैं कि आपने सॉल्यूट कितना डाला है सॉल्वेंट में, या सॉल्यूट कितना डाला है सॉल्यूशन के अंदर। समझ में आ गया? तुमने सॉल्यूट कितना ऐड किया, तुमने चीनी कितनी ऐड करी, तुमने चाय पत्ती कितनी ऐड करी, तुमने दूध कितना ऐड किया। सो दोज ऑल आर कॉल्ड सॉल्यूट। तो बेसिकली सॉल्यूट की क्वांटिटी बताने के लिए हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को इस्तेमाल करते हैं। अब आप ध्यान से इसको चेक करो। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बहुत तरह की होती है। नंबर 1 मास परसेंटेज। व्हाट डू यू मीन बाय मास परसेंटेज? आई विल टेल यू, ठीक है। उसके बाद होता है नंबर 2 वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। परसेंट मास बाय मास, परसेंट मास बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसके अलावा पीपीएम, पार्ट पर मिलियन बोलते हैं। उसके बाद आपका होता है मोल फ्रैक्शन, उसके बाद आपका होता है मोलैरिटी, और फिर आता है आपका मोलैलिटी। तो ये टर्म्स है जो हमें देखनी है, ठीक है। जनरली इन्हीं के ऊपर ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो चलो एक एक करके सबको चेक करते हैं। तैयार हो तुम लोग? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मास परसेंटेज की। मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है? दैट्स वेरी सिंपल। ऊपर किसका मास लेना होता है? ऊपर मास लेना होता है आपको सोल्यूट का, नीचे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट यानी कि सॉल्यूशन का मास लेना होता है। क्या आपको याद रखना है? इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? ये नीचे थोड़ी सी ये है W1 सॉल्वेंट है, तो मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूं, दोबारा ध्यान से इसको समझ लेना। ऊपर आपको सोल्यूट का मास होता है, नीचे सॉल्यूशन का मास होता है, इनटू 100 करना होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। दोबारा समझा देता हूं। ऊपर सोल्यूट का मास होता है, नीचे सॉल्यूशन का मास होता है। W1 प्लस W2 मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो W1 यहां पर सॉल्वेंट है। समझ में आ गया? ये सॉल्यूशन लिख दिया, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं इसको हटा देता हूं, तो तुम समझ ही गए हो, ठीक है। तो W1 इज सॉल्वेंट का मास। तो ऊपर होता है सोल्यूट का मास, नीचे होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास यानी कि सॉल्यूशन का मास। अब आते हैं वॉल्यूम परसेंटेज पर। वॉल्यूम देखो जरा, आप चेक करो। हाँ यहां पर सही लिखा हुआ है, ये सॉल्यूशन हटा लेना, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं है यहां पर, सॉल्वेंट है। आगे देखो वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या है? ऊपर सोल्यूट का वॉल्यूम, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम। सॉल्यूशन मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। समझ में आ गया? तो V2 क्या है? सोल्यूट का वॉल्यूम। V1 क्या है? सॉल्वेंट का वॉल्यूम, ठीक है। दैट्स वेरी सिंपल। ऊपर आपको हमेशा सोल्यूट लेना होता है, नीचे सॉल्यूशन लेना होता है या सॉल्वेंट लेना होता है, दैट्स इट। ज्यादातर केस में आपको सॉल्यूशन ही लेना होगा। अब इसका मतलब समझ लो कि कितने सॉल्यूशन में, वैसे पूछेंगे ना तुमने जो चाय बनाई, 1 कप चाय में तुमने कितनी चीनी डाली, तो बस यही पूछ रहा है वो कि कितने सॉल्यूशन में तुमने कितना सॉल्यूट डाला है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अब देखो यहां पर तुम क्या कर रहे थे? जो सेंट का मतलब होता है 100, तो तुम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अगर पीपीएम की बात करो तो इसकी फुल फॉर्म होती है पार्ट पर मिलियन, तो आप 10⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे, और कुछ नहीं है। तो जरा आप चेक करो, यहां पर फॉर्मूला सारा वही है, जरा आप चेक करो, ये सेम फॉर्मूला मैंने यूज किया है, लेकिन जब यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कर रहा था क्योंकि मैं परसेंट निकाल रहा था, अभी मैं पर मिलियन निकाल रहा हूं तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि मिलियन से मल्टीप्लाई करूंगा। दैट्स वेरी सिंपल, 10⁻6 मिलियन होता है। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन की तरफ। मोल फ्रैक्शन इज वेरी सिंपल। अगर आपको किसी भी कंपाउंड के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको ना यहां पर जरा आप ध्यान से इसको चेक करना। अगर आपको किसी के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो यहां पर थोड़ी सी मैं करेक्शन करके लिख देता हूं, थोड़ा गड़बड़ है यहां पे, तो आप इसको थोड़ा सा पीछे भी ले लेता हूं जिससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इफ यू वांट टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपको किसी के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, मान लो कि तुम्हारे पास है ना एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर आपने A डाल रखा है और B डाल रखा है। A मान लो आपका सोल्यूट है, B मान लो आपका सॉल्वेंट है। आया सबको समझ में? तो अगर कोई पूछे कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A XA कैसे निकालोगे? दैट इज मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। आपको
मोल्स के रेशो को ही मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर आपको x के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो आपको a के मोल्स लेने पड़ेंगे और टोटल मोल से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। नीचे टोटल मोल्स होता है, तो अगर मैं ढंग से लिखूं तो x की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज n ऑफ a मोल्स ऑफ a डिवाइड बाय टोटल मोल्स। अच्छा, मोल्स ऑफ a किसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ a निकाला जाता है गिवन मास ऑफ a डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ a। दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट मोल्स ऑफ a। अगर मान लो इसी में b के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं xb, तो वो क्या निकलेगा, nb अपॉन nt। nt क्या है, टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ a प्लस मोल्स ऑफ b। अगर कोई पूछे कि मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी इज वेरी सिंपल, इसको कैपिटल M से लिखा जाता है। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दैट्स वेरी सिंपल, मैं ही लिख के बता देता हूं। मोलैरिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोल्स कितने हैं, उसे ही मोलैरिटी कहते हैं। समझ में आ गया। यहां पर अगर कोई पूछे कि n क्या है, दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है। अगर कोई पूछे कि VL क्या है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इज दिस क्लियर, एंड दैट मस्ट बी इन लीटर, लीटर में होना चाहिए। अच्छा, बात है मोलैरिटी की तरफ। मोलैरिटी को स्मॉल m से लिखा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये अकेला पहला ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जहां पर डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट लिखते हो और वेट लेते हो। ठीक है, सॉल्वेंट का वेट लेते हो, वो भी केजी के अंदर। अगर कोई पूछे कि n क्या है, दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है। अगर कोई पूछे कि WK क्या है, WK का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो देखो यहां पर मजेदार बात, आप सारी टर्म्स को ध्यान से देखना। इधर भी आपने क्या लिया, हटा देता हूं, नीचे आपने सॉल्यूशन का ही वेट लिया है पूरा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूशन ही होता है, सॉल्यूशन का वेट। यहां पर भी आपने सॉल्यूशन का पूरा वॉल्यूम लिया। यहां पर आपने ध्यान से देखोगे तो सॉल्यूशन का पूरा वेट लिया है। इसको पीपीएम वेट बाय वेट भी कह सकते हो, ऐसी पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी होता है। फॉर्मूले वही रहेंगे, आपको सिर्फ 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। मोल फ्रैक्शन में ऊपर आप क्या लेते हो, सोल्यूट के मोल्स, और नीचे सॉल्यूशन के मोल्स लेते हो। सॉल्यूशन मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के मोल्स, टोटल मोल्स लेते हो। तो हमेशा आपने देखा होगा यहां भी सॉल्यूशन आ रहा है डिनोमिनेटर में, यहां भी सॉल्यूशन आ रहा है, यहां भी सॉल्यूशन आ रहा है, यहां भी सॉल्यूशन के मोल लिए हैं। मोलैरिटी के अंदर भी सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम लिया है, लेकिन ये पहली ऐसी टर्म है जहां पर सॉल्वेंट की वेट मिलेगी आपको, पहली ऐसी टर्म है। और ये अकेली ऐसी टर्म है, अकेली नहीं कहेंगे, ऐसी बहुत सारी टर्म है, बट मोलैरिटी ऐसी टर्म है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। लिख लो, दिस इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। व्हाट यू मीन बाय दैट, मतलब टेम्परेचर का मोलैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोलैलिटी में न्यूमरेटर में आ रहा है मोल्स और डिनोमिनेटर में आ रहा है वेट। ना तो मोल्स टेम्परेचर से चेंज होते हैं, ना ही वेट टेम्परेचर से चेंज होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता। आया समझ में। तो आपको ध्यान रखना, नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जबकि मोलैरिटी की बात करेंगे तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्यों? नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। आ गया समझ में। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्यों? क्योंकि मोल्स एक्चुअली टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, मोल्स टेम्परेचर के हिसाब से चेंज नहीं होते, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। पीपीएम वेट बाय वेट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, लेकिन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वेट बाय वेट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो समझो आप कि जहां वॉल्यूम की टर्म आ जाए वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लेकिन जहां वॉल्यूम की टर्म नहीं आए, या मोल आ रहा है या वेट आ रहा है, तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। समझ में आया? तो ये जितनी भी टर्म्स लिखी हुई हैं उसमें मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स वाला सारा सीन खत्म हो गया जो मैंने आपको बता दिया। इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट जरा चेक करते हैं। नाउ ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं, और सारी चीज मैं आपको करा चुका हूं। किसकी? अच्छा, somebody is asking यूनिट क्या होगी? मोलैरिटी की। अरे बाबा रे बाबा, अगर मोलैरिटी ऐसे लिखे हो दैट इज मोल पर लीटर वॉल्यूम, तो इतनी अकल तो तुम भी लगा लो बेटा थोड़ी बहुत, भगवान ने दिमाग दिया है। मोल की यूनिट क्या होती है? मोल। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? लीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? मोल पर लीटर। क्या है इसके अंदर? अब ऐसे ऐसे सवाल भी पूछोगे तुम, थोड़ी बहुत दिमाग तो तुम खुद भी लगा लो। और 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो इसका मतलब आप इसको यूं भी लिख सकते हो, दैट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, आप इसको यूं भी लिख सकते हो, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह से कोई अगर पूछे कि मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है, दैट इज मोल पर केजी। ये लो, क्या है इसके अंदर? जो ऐसे ऐसे सवाल तुम खुद भी अपने इसके आंसर दे सकते हो। काहे तुम स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है विशाल बेटा, इसका ये जितना भी पीडीएफ है वो सारा टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब इतनी बात, एक और बात बताऊं, तुम्हारे को मगज दिया है ऊपर वाले ने, नॉर्मैलिटी। बेटा नॉर्मैलिटी देख लो। अच्छा, कई लोगों को नॉर्मैलिटी भी देखनी है। चलो, सो इफ वी आस्क नॉर्मैलिटी, चलो मैं नॉर्मैलिटी भी बता देता हूं। देखिए नॉर्मैलिटी क्या होता है।
नॉर्मेलिटी में आप सिर्फ इतना लेते हो, जैसे कि मोलैरिटी में आप लोग क्या लेते हो, मोलैरिटी में होता है इक्विवेलेंट पर केजी पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉरी, यहां पर दोबारा समझा देता हूं, वो इसको मिटा के जरा ध्यान से इसको चेक करना। अरे भाई मिट जाओ रे। चलो देखो, मोलैरिटी में तुम लोग क्या लिखते हो, मोलैरिटी में लिखते हो मोल्स पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखते हो मोलैरिटी में। तो नॉर्मेलिटी को एन से लिखा जाता है और इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या फर्क है, मोलैरिटी में आपने मोल लिखा, नॉर्मेलिटी में आपने इक्विवेलेंट लिखा। अब इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, इक्विवेलेंट निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। मोल कैसे निकालते हो, गिवन मास बाई मोलर मास। तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है, दैट इज मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। सारा खेल एन फैक्टर का है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि नॉर्मेलिटी का फिर फाइनल फॉर्मूला क्या हुआ, तो वो मोलैरिटी के जैसे दिखता है, ऑलमोस्ट एक ही चीज का फर्क होता है, गिवन मास बाई मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू एन फैक्टर। देखो ये फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी का। इसमें ये सारी चीजें आपको मोलैरिटी में भी मिलेंगी, ये सारी चीज आपको मोलैरिटी में भी मिलेंगी। समझ में आ गया, सिर्फ एन फैक्टर का फर्क है। तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ये काम आएगा। अब एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, बहुत बार मैंने सिखाया है आपको। अगर कोई पूछे कि भैया ये एसिड है, इसका एन फैक्टर बताओ, तो इसका एन फैक्टर 1 है। क्यों, क्योंकि जितने H+ आयन देगा वही उसका एन फैक्टर है। और एन फैक्टर के ऊपर तो मेरी एक फेमस, मतलब लगता है कि पूरे इंडिया में आप जब लिखोगे ना एन फैक्टर बाय अरविंद अरोड़ा, आपको टॉप पे वीडियो दिखेगी, वो मेरी है। आप एक बार उसको चेक करना, आपको मिल जाएगा। चलो, तो ये समझ में आया सबको, बहुत बढ़िया। तो फाइनली एक और बात बताऊं, देखो मेरी बात समझो। आपको ऊपर वाले ने, रुको खा के बताऊंगा मैं ताकि एनर्जी ज्यादा आए, है ना, मजे भी तो लेने। मेरी बात सुनो, शाउट आउट देंगे बेटा। निखिल शाउट आउट कितनी बार लेगा तुम? मेरी बात सुनो, एक बात बताऊं, डायलॉग है बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल नहीं सकते। लेकिन समझो, तुम्हें वाकई में सक्सेसफुल होना है तो तुम्हारे दो कान के बीच में, तुम्हारे दो कान के बीच में एक चीज है, आंखें नहीं, दिमाग। दो कान के बीच में इधर एक चीज है, दिमाग। 200 पाउंड का भार होता है उसका, उसको इस्तेमाल करो। नहीं करोगे तो जिंदगी में ऐसे रह जाओगे जैसे 99% लोग हैं। सो इफ यू हैव मगज, दिस इज कॉल्ड मगज, 200 पाउंड का होता है। ये है बहुत भारी चीज भाई साहब। इसका जो अच्छे से यूज कर लेता है ना, वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पर 99% लोग सिर्फ सपने देखते हैं। समझ में आया? सो इसलिए कहता हूं कि नॉर्मल क्वेश्चन के जवाब तो तुम अपने दिमाग से क्यों नहीं पूछते हो, है ना। नॉर्मल क्वेश्चन के आंसर तुम अपने दिमाग से भी पूछ सकते हो। जैसे अभी देखो, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। अब कोई पूछ रहा है फॉर्मेलिटी, एंड दैट्स वेरी सिंपल। फॉर्मेलिटी के लिए भी फॉर्मेलिटी कर देता हूं। समबडी इज आस्किंग व्हाट इज फॉर्मेलिटी। तो आप देखो तीनों में फर्क क्या है। लो इधर देखो, आपने पूछा मोलैरिटी, वो क्या होता है, मोल पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। और उसको कैसे लिखते हो, मोल्स निकालते कैसे हो। एक तो ये उल्लू के पाठे का कैमरा ब्लर हो जाता है। तो मोल्स कैसे निकालते हो, गिवन मास बाई मोलर मास इनटू वॉल्यूम। तो फाइनल फॉर्मूला ये है। अच्छा, कोई पूछे नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी होता है इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम। इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है, मोलर मास, ठीक है। इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला, मोलर मास बाई एन फैक्टर। तो समझ में आ गया। इसी तरह से एक फॉर्मेलिटी भी होता है। फॉर्मेलिटी कैसे निकाला जाता है, आपको फॉर्मेलिटी के लिए यहां पर आपने क्या लिखा, मोल्स इक्विवेलेंट, यहां पर 4 मोल्स लिखे जाते हैं। 4 मोल्स पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो यहां पर मोल्स, यहां पर इक्विवेलेंट, यहां 4 मोल्स। 4 मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, गिवन मास बाई फॉर्मल मास इनटू वॉल्यूम। अब देखो तीनों में फर्क है, ये है मोलर मास, ये इक्विवेलेंट मास, ये फॉर्मल मास। अब मैं तुम्हें तीनों का एक एग्जांपल देता हूं। NaCl ले लो, NaCl। मैं कहूं कि NaCl का मोलर मास बताओ, तो क्या करोगे तुम, इसका होता है 23, इसका होता है 35.5, तुम क्या लिखोगे, 58.5 लिखोगे, ये इसका मोलर मास है। समझ में, एग्जांपल दे देता हूं। तो तुम्हें मोलर मास यही रखना है, इसके बाकी चीजें तो तुम जानते हो। समझ में आ गया। अब मैं कहूं इसका इक्विवेलेंट मास निकालो, तो इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर को इक्विवेलेंट मास बोलते हैं। अच्छा, अब एन फैक्टर कैसे निकलेगा, सोल्ट का अगर आपको एन फैक्टर निकालना है तो सोल्ट पे जितना पॉजिटिव चार्ज या फिर जितना नेगेटिव चार्ज होता है वही उसका एन फैक्टर होता है। अब आप बताओ कि NaCl में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1, तो उसका एन फैक्टर कितना होगा, 1। तो 58.5 को डिवाइड करोगे 1 से, तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट मास ये रहा। और यही आपको कहां पे रखना है, यहां पे। अब आता है फॉर्मल मास पे। फॉर्मल मास का मतलब होता है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास आपको पता है, NaCl का क्रिस्टल तुम सॉलिड स्टेट में देख के आए थे, याद हो तो तुम लोगों को। NaCl का क्रिस्टल लैटिस कुछ ऐसा होता है। एक यूनिट सेल के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे NaCl कैसे होता है, आपको पता होगा कि Cl तो यहां कॉर्नर पे होता है, जानते हो, ये Cl है, Cl माइनस, और Na प्लस कहां होता है, यहां पर। याद है या भूल गए हो,
ये आपको पता होगा। उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 6 Cl माइनस मिलेंगे, 6 Na+ मिलेंगे। तो इस पूरे क्रिस्टल लैटिस के अंदर 6 Na+ हैं और 6 ही Cl माइनस हैं। तो इस हिसाब से तो पूरे लैटिस के अंदर 6 NaCl हुए। समझ में आया? पर हमें 6 NaCl के हिसाब से काउंट नहीं करना होता। फॉर्मूला मास का मतलब होता है इसका सिंपल रेशो निकालो। ये 6:6 है, इस 6 है, इसको मैं 1:1 भी कह सकता हूं। तो 1:1 का मतलब NaCl। तो अगर कोई पूछे कि इसका फॉर्मूला मास क्या है, दिखने में 6 लगेगा, लेकिन इसका फॉर्मूला मास होता है, इसके फॉर्मूले को कैसे लिखा जाता है, फिर उसका मास क्या होता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला मास। समझ में आया? क्रिस्टल लैटिस में तो 6 Na दिख रहे हैं, 6 Cl दिख रहे हैं। इसका मतलब थोड़ी है कि 6 बार Na का मास लेंगे, 6 बार Cl का मास लेंगे, नहीं। इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है? अभी भी सिंपल रेशो में लिखा जाता है, 1:1 NaCl। तो यही इसका फॉर्मूला मास है। समझ में आ गया? अगेन इसका फॉर्मूला मास क्या है? 58.5। अब मजे की बात देखो, NaCl की मोलर मास, इक्विवेलेंट मास और फॉर्मूला मास सारे सेम है ना? मजे की बात। तो अगर NaCl का वेट और वॉल्यूम सेम हुआ, NaCl सॉल्यूशन का वेट और वॉल्यूम सेम हुआ, तो उसकी मोलैरिटी, उसकी नॉर्मेलिटी, उसकी फॉर्मेलिटी सब सेम होगा। आया समझ में? इज दिस क्लियर? सबको समझ में आया? ये ना क्रिश कागे कोऑर्डिनेशन लेक्चर इनकंप्लीट रो रहा है बैठ के, पहले तो यार सॉल्यूशन चल रहा है। बेटा ऐसे ही होता है जब बच्चों के नंबर नहीं आते। अब चल कुछ और रहा होगा और दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। और दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट करा चुका हूं, एक बार जाके पूरी प्लेलिस्ट को चेक करो। और तुम लास्ट में CFT को रो रहे हो, CFT के लिए मैंने अलग से लेक्चर लिया था, देखते हैं नहीं, और यहां पे आके रो रहा है, जो सॉल्यूशन चल रहा है उस पर ध्यान नहीं है। क्या करेगा बेटा तू? और फोकट में यहां के रो रहा है, कोऑर्डिनेशन करवा दिया, चेक कर एक बार जाके। चलो अब देखो आगे, करवा दिया बेटा कोऑर्डिनेशन, चेक कर। और तेरे को ना मिले तो मेरी मेल आईडी लिख, मैं तेरे को दूंगा, उसके अंदर पूरे लेक्चर हैं। लिख मेल आईडी arvind.arora@arvind.arora@vedantu.com। मेरा मेल आईडी है, जिसको ना मिले ढूंढते हो नहीं, यहां बैठ के रो रहे, जो सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है तब। arvind.arora ये लिख ले, मेरे को मेल कर देना, मैं तुझे पकड़ा दूंगा। सारी मेहनत टीचर से ही करा लो, तुम खुद मत कुछ करना। vedantu.com। कैसे मैं फादर फिगर की तरह डांट रहा हूं? बड़ा भाई ऐसे ही तो डांटता है। कल को बड़े भाई से तुम मांगो, हाँ मेरी चड्डी कहां गई, मेरी चड्डी कहां गई, बड़ा भाई कहेगा जाके ढूंढ ले। नहीं, मैं तो खुद ही दूंगा। ये मेरा मेल आईडी है arvind.arora@vedantu.com। जिसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ऐसे हिचकी आ रही है ना, बार बार रो रहा था बैठ के, मेरे को मेल कर देना, मैं तुझे पकड़ा दूंगा कौन सा लेक्चर ढूंढ रहा है। सारा करवा दिया फिर भी रोता ही रहता है, ढूंढ रहा नहीं है तू। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, जरा आप इसको चेक करो। हाँ ये नई आर्मी बना रखी है, इंडियन तो तुम हो नहीं। चलो अब हम चलते हैं आगे। अगला जो टॉपिक है वो है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें से सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, ध्यान से सुनना। तो देखो आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो कि रोल्ट लॉ को फॉलो करे, हर सिचुएशन में रोल्ट लॉ को फॉलो करे, हर सिचुएशन में रोल्ट लॉ के ग्राफ को फॉलो करे, उसको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। जो रोल्ट लॉ को, जो अपना एक हेनरी लॉ था उसको फॉलो करे, मतलब आइडियली चले, भगवान राम के जैसे सारे ग्राफ जो आपने पढ़े हैं उसको फॉलो करें। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं? जो ग्राफ और कोई भी नियम, कानून, कायदा उसको फॉलो ना करे, उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कंपेयर करके बताता हूं, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, लेट्स सी दिस। तैयार है मेरा बच्चा पार्टी? तैयार हो क्या आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखने के लिए? तो आइडियल और नॉन आइडियल में फर्क क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो रोल्ट लॉ को फॉलो करे, हेनरी लॉ को फॉलो करे, उसके ग्राफ को फॉलो करे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जिनको फॉलो ना करे। ना ये रोल्ट लॉ क्या है तो मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखो। ये है इसका मतलब, और ये है आपका रोल्ट लॉ का ग्राफ। और स्पेसिफिकली आपने एक ग्राफ पढ़ा होगा, दैट्स रियली अ सिंपल ग्राफ, जो कि मैंने बहुत बार आपको आपके लेक्चर्स में पढ़ाया है। अब कई बच्चों को ये याद नहीं होता, बट दैट्स वेरी सिंपल। ये बेसिकली 3 से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, 3 ग्राफिकल इक्वेशन से मिलकर बना हुआ है। दिस इज रोल्ट लॉ ग्राफ। अगर जो इस ग्राफ को फॉलो करता है वो तो आइडियल सॉल्यूशन है, लेकिन जो इस ग्राफ को फॉलो नहीं करता वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। वो या तो ग्राफ के ऊपर से होगा या ग्राफ के नीचे से होगा, वो उसको फॉलो नहीं कर रहा होगा। अब किसी को नहीं पता कि ग्राफ कैसे आया, तो वो मैं आपको बता देता हूं। अब ये ग्राफ कैसे आया, तो उसके लिए रोल्ट ने बहुत सारी चीजें करी थी, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। ग्राफ उसने क्या किया, रोल्ट ने 2 कंटेनर लिए, उस कंटेनर के अंदर वॉलेटाइल सॉल्यूशन भरे। तो एक कंटेनर में ए टाइप का और दूसरे में बी टाइप का एक लिक्विड भरा, ए टाइप का लिक्विड और दूसरे में बी टाइप का लिक्विड भरा। ठीक है, और दोनों वॉलेटाइल थे। वॉलेटाइल का मतलब क्या है, जैसे कि पेट्रोल होता है। अब ए अगर वॉलेटाइल है तो उसका लिक्विड फॉर्म में भी क्या पड़ा होगा, लिक्विड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स होंगे, और उसके गैसियस फॉर्म में भी मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर ए टाइप का लिक्विड है तो गैसेस, क्योंकि वो वॉलेटाइल है तो उसके ऊपर भी तो मॉलिक्यूल्स होंगे और नीचे भी होंगे। इसी तरह से बी टाइप का अगर आप देखोगे तो नीचे भी मॉलिक्यूल्स होंगे और ऊपर भी होंगे। अभी ये अकेला ए लिक्विड है, अकेला बी लिक्विड है। ये जो लिक्विड हवा में दिख रहे हैं वो जो प्रेशर बना रहे हैं उनको बोलेंगे PA0। ये जो दिख रहे हैं ये बनाते हैं PB0 प्रेशर, क्योंकि ऑब्वियसली गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, प्रेशर बनाते हैं।
प्रेशर कौन बनाता है, इसलिए तो पी विस्कस टू एनआरटी पढ़ते क्योंकि गैस मॉलिक्यूल प्रेशर बनाते हैं। तो यहां पर इंडिविजुअली प्रेशर बना रहे थे अपने अपने कंटेनर में, ठीक है। अब आप ध्यान से इसको चेक करना, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, रोल्ट ने किया, रोल्ट ने इसको और इसको मिक्स कर दिया, ठीक है। यहां पर अब ए भी है और बी भी है, मिक्स करने के बाद उसने बोला टोटल प्रेशर बताओ, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, दोनों के दोनों वॉलेटाइल थे, तो रोल्ट ये कहता है कि जो टोटल प्रेशर होगा वो पीए प्लस पीबी के बराबर होगा। मतलब जो ए के मॉलिक्यूल प्रेशर बनाएंगे और जो बी के मॉलिक्यूल प्रेशर बनाएंगे उन दोनों का जो टोटल प्रेशर होगा वो पीटी के बराबर होगा। दैट्स वेरी सिंपल। अच्छा पीए निकाला उसने, देखो पीए कैसे निकलता है, दैट इज एक्स ए। ध्यान से समझना, अगर आप लोगों को पार्शियल प्रेशर निकालना है किसी का तो कैसे निकालते हो, उसके मोल फ्रैक्शन ले लो और साथ में जरा ध्यान से समझना टोटल प्रेशर, पर जब टोटल प्रेशर लेते हो वो तो ओसवाल्ड लॉ है, यहां पर ओसवाल्ड लॉ अप्लाई नहीं कर रहा, रोल्ट लॉ अप्लाई करना है। अब जरा ध्यान से समझना, ये कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, ये तो तुम पहले से पढ़ते हो, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो तुम्हें एक कांस्टेंट चाहिए, तो वो कांस्टेंट क्या चीज है, इज इक्वल्स टू, ये चीज कांस्टेंट होती है जब इंडिविजुअली कोई लिक्विड पड़ा हुआ किसी कंटेनर में, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है, तो उसने यही कांस्टेंट यूज कर लिया। पीए इज इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पीए नॉट, ये पहली इक्वेशन हो गई। इसी तरह से पीबी इज इक्वल्स टू एक्स बी इंटू पीबी नॉट, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। आया समझ में, पी और पीबी की वैल्यू मिल गई। आप खुद ही सोचो, अगर किसी का प्रेशर निकालना चाहते हो तो वो उसके क्वांटिटी के बराबर होगा। अगर मैं तो तुम्हारा प्रेशर कितना है, अच्छा मैं तुमसे पूछूं तुम्हारे दिमाग में प्रेशर कितना है, तो तुम ये सोचोगे ना मेरे दिमाग में एक्चुअली कौन सा सब्जेक्ट अभी चल रहा है, केमिस्ट्री चल रहा है, तो केमिस्ट्री की वजह से प्रेशर है। तो ये सोचना पड़ेगा ना, पूरे दिमाग में प्रेशर तो बायो का भी होगा, प्रेशर फिजिक्स का भी होगा, प्रेशर केमिस्ट्री का भी होगा, लेकिन हाल फिलहाल केमिस्ट्री का प्रेशर ज्यादा है क्योंकि तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो तुम केमिस्ट्री का पोर्शन लोगे ना, तो यही कहोगे कि पीए का प्रेशर कितना है, पीए प्रेशर इज इक्वल टू उसके मोल फ्रैक्शन इनटू यहां पर आइडियल कंडीशन में जो प्रेशर बना रहा था वो पीए नॉट, उसके बराबर होगा। पीबी की वैल्यू ये हो गई। अब पीए और पीबी की वैल्यू मिल गई, उसके अंदर रख दो, ये तुम्हारे पास तीन इक्वेशन आ गई। तो टोटल प्रेशर क्या है, दैट इज पीए प्लस पीबी, यानी कि एक्स ए पीए नॉट प्लस एक्स बी पीबी नॉट, ये है तुम्हारे पास तीन इक्वेशन जिससे वो तुम्हारा ग्राफ बना था। अब वो ग्राफ कैसे बनाया, दैट्स वेरी सिंपल। वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनाया उसने, यहां पर वो ले रहा था, देखो अगर आप ध्यान से इसको चेक करोगे तो यहां पर तो वो ले रहा था प्रेशर वाई एक्सिस पे, मोल फ्रैक्शन एक्स एक्सिस पे। समझ में आ गया। अब सबसे पहले उसने पहले वाली लाइन का ग्राफ बनाया, पीए एक्स ए पीए नॉट, ये ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से जाएगी। कैसे कंपैरिजन करोगे, y इक्वल्स टू mx, कंपैरिजन करो y इक्वल्स टू mx, समझ में आ गया, इज दिस क्लियर है ना। तो अब m की वैल्यू कितनी है, ये m की वैल्यू, y की वैल्यू देखोगे तो वो pa है, m की वैल्यू pa नॉट है और x की वैल्यू xa, इस तरह से निकालते हैं। तो ये आपके पास pa का ग्राफ बन गया, ठीक है। अब ऐसा pa का ग्राफ ये q बना, ठीक है। वो जो लाइन होती है y इक्वल्स टू mx, वो ऐसी लाइन होती है जो कि ओरिजिन से जाती है। तो ये pa का ग्राफ बन गया, pa इक्वल्स टू क्या था साथ में, xa इंटू pa नॉट, ठीक है। और ये जहां पर काट रहा है यही वैल्यू है pa नॉट प्रेशर। इसी तरह से तुमने एक और ग्राफ बनाया, किसके लिए, उसके लिए। तो अब जो ग्राफ बन रहा है आपका वो ये है दूसरे वाला, ये कौन सा है, pb का ग्राफ। और जब इन दोनों ग्राफ को जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास pt का ग्राफ आ जाएगा, इसी को रोल्ट लॉ कहते हैं। आया समझ में, ये आपका रोल्ट लॉ है, यही आपके ग्राफ है जो आपको आगे दिखाई दे रहे थे। तो ये तरीका है उसको बनाने का। चलो तो अब आप देखो, मैंने आपसे कहा आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो कि रोल्ट लॉ को कंप्लीटली फॉलो करते हैं। ध्यान से इसको देखो, ये उसने पीए का ग्राफ बनाया, ये पीबी का ग्राफ बनाया, तुम्हारे हिसाब से तुम पीए पीबी मैनेज कर सकते हो, और ये टोटल ग्राफ है पीटी का। यहां पर ये ग्राफ है रोल्ट लॉ का, तो उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, जो फॉलो करे वो आइडियल होंगे, जो फॉलो ना करे वो नॉन आइडियल होंगे। अब ध्यान से देखो, जो फॉलो ना करे वो नॉन आइडियल होंगे, मतलब या तो वो आइडियल ग्राफ से क्या होंगे, ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, ये जो डैश डैश लाइन है उससे ऊपर की तरफ ग्राफ बना हुआ है। ध्यान से इसको देखो, ये नॉन आइडियल है, ऊपर की तरफ बना है, इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली डेविएटेड फ्रॉम रोल्ट लॉ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, या तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा या ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। अगर ग्राफ ऊपर की तरफ बन रहा है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिवली डेविएटेड, क्योंकि वो ऊपर बना है ग्राफ तो पॉजिटिवली डेविएटेड है। अगर ग्राफ नीचे की तरफ बना तो उसको बोलेंगे नेगेटिवली डेविएटेड। दैट्स वेरी सिंपल। तो आइडियल सॉल्यूशन रोल्ट लॉ को फॉलो करने वाला। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, अगर ग्राफ ऊपर बना तो पॉजिटिवली डेविएटेड, अगर ग्राफ नीचे बना तो नेगेटिवली डेविएटेड। समझ में आ गया। अब उसमें और क्या चीज होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन की खास बात यह होती है कि इसमें जो ए बी इंटरेक्शन होता है, मतलब आपने क्या किया था, दो कंटेनर लिए थे, उसमें ए डाला था और बी डाला था, तो ए और बी का प्यार उतना ही होता है जितना ए और ए का प्यार और बी का प्यार। मतलब अलग अलग कंटेनर थे, इसमें ए पड़ा था, इसमें बी पड़ा था, ए और ए एक प्यार करते थे एक दूसरे को, बी और बी भी प्यार करते थे। अब आपने जब उन दोनों को मिक्स किया फैमिलीज को, तो ए और बी में उतना ही प्यार है जितना कि ए और ए में है और बी और बी में है। तो अब आप ध्यान से इसको चेक करो, यहां पर इंटरेक्शन या प्यार सेम होता है, मतलब अगर प्यार सेम है तो उसमें चेंज इन एंथैल्पी नहीं आएगा, क्योंकि प्यार सेम है। समझ में आ गया, तो एनर्जी में चेंज नहीं आएगा।
तो इसका मतलब जब आप ए और बी को मिक्स करते हो तो उसमें डेल्टा एच की वैल्यू 0 होती है, मतलब कोई एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ए और बी का इंटरेक्शन वैसा ही है जैसा कि ए और ए का इंटरेक्शन और बी और बी का इंटरेक्शन। और आपके एग्जांपल के लिए जब आप बेंजीन और टोल्यूइन को मिक्स करते हो, बेंजीन और टोल्यूइन को, तो वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। जब आप एन हेक्सेन और एन हेप्टेन को मिक्स करते हो तो वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। समझ में आ गया? अब हम पढ़ते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, या तो ग्राफ से ऊपर, आइडियल ग्राफ से ऊपर बनेगा उसको पॉजिटिवली डेविएटेड, नीचे बना तो नेगेटिवली डेविएटेड। मजे की बात देखो, ऊपर बन रहा है उसका मतलब क्या है? ऊपर बन रहा है इसका मतलब वेपर ज्यादा बन रही है, ये वेपर प्रेशर ही तो है। आप देखो जरा गौर से इसको चेक करोगे, सो दिस इज वेपर प्रेशर। अगर किसी का वेपर ज्यादा बन रहा है तभी तो वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा है, और अगर किसी का वेपर ज्यादा बन रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई आसानी से वेपराइज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? उनमें इंटरेक्शन की कमी है। मतलब समझो, आप उस जोड़ी को बड़े आसानी से तोड़ सकते हो जो रात को बैठ के घरों में झगड़ा ही करते रहते हैं। समझ में आ गया? दे डोंट लाइक ईच अदर। तो अगर दे डोंट लाइक ईच अदर तो उनमें दरार डालनी बड़ी आसान है। आया समझ में? तो उनमें वेपर वो झगड़ा आसानी से कर पड़ेंगे, वेपर बड़े आसानी से बन जाएगी। तो जरा समझो, यहां पर वेपर बड़े आसानी से बन रही है। क्यों? क्योंकि ए और बी का जो इंटरेक्शन है वेरी पुअर एज कंपेयर टू ए और बी। ये इंटरेक्शन इतना पुअर है कि बहुत आसानी से वेपर बन रहा है। आ गया समझ में? समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? अगर वेपर ज्यादा बन रही है इसका मतलब ए बी का इंटरेक्शन पुअर है, दे डोंट लाइक ईच अदर। ए ने बी को पसंद ही नहीं किया इसलिए वेपर ज्यादा बन रहा है। समझ में आ गया? एज कंपेयर टू ए और बी भी इसका इंटरेक्शन बहुत पुअर है। तो इसमें डेल्टा एच का वैल्यू क्या आ रहा है? पॉजिटिव। डेल्टा वी का वैल्यू क्या हो रहा है? पॉजिटिव। यहां पर एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, चेंज इन वॉल्यूम भी पॉजिटिव आएगा। एग्जांपल के तौर पे एसीटोन और इथेनॉल दे हेट ईच अदर। इथेनॉल कभी भी एसीटोन को पसंद नहीं करता। एसीटोन और CH2 ये हेट ईच अदर। पानी और मिथेनॉल दे हेट ईच अदर। ये ऐसे लिक्विड है जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, और ये ऐसे एग्जांपल है जो पॉजिटिवली डेविएशन के एग्जांपल है। आगे समझ में? तो ये एग्जांपल याद रखना, एसीटोन इथेनॉल पॉजिटिव डेविएशन, एसीटोन CH2 पॉजिटिव डेविएशन, वाटर मिथेनॉल पॉजिटिव डेविएशन। मतलब समझो, मतलब ये है कि अगर तुमने पानी के अंदर मिथेनॉल डाल दिया, दे हेट ईच अदर, दे डोंट मिक्स विद ईच अदर, वो मिक्स नहीं होते। समझ में आ गया? अगर आपने एसीटोन इथेनॉल को मिक्स कर दिया, दे हेट ईच अदर, वो दोनों मिक्स नहीं होते, वो प्यार मोहब्बत नहीं है उनमें, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है? अब किसी को ये देखो, कोई पूछ रहा है वोलेटाइल क्या होता है? वाष्पित होना भाई। वोलेटाइल का मतलब होता है वाष्पित होना। सारे बेटा क्या करोगे तुम? मुझे तो समझ ही नहीं आता। वाष्पित, आसानी से वेपराइज हो जाना। वोलेटाइल का मतलब उड़ जाना। थोड़ी सी एनर्जी मिली, उड़ गया। आपको पता है पानी वोलेटाइल 100 डिग्री से कम में वोलेटाइल नहीं है पानी। अगर आपने 50 डिग्री सेल्सियस या 60 डिग्री सेल्सियस भी रखा तो पानी उड़ता नहीं है। जानते हो कि नहीं जानते हो? अगर 50 डिग्री सेल्सियस पे पानी उड़ जाता तो हम धरती पे जिंदा ही नहीं रहते, मर चुके होते अभी तक। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी वोलेटाइल होता है, उड़ जाता है। लेकिन पेट्रोल की बात करो, तुम्हें पता है पेट्रोल एक ऐसा लिक्विड है, अगर तुम किसी बोतल में पेट्रोल भर के लाए हो, ढक्कन खोल दो एक बार, मैं कहता हूं थोड़ी देर में सारा पेट्रोल उड़ जाएगा। सच बात है कि नहीं बात है? तुम्हें पता है कि नहीं पता इस बात का? किस किस को पता है? अब वोलेटाइल भी पूछते हो, जल्दी से बताओ। ये आधा तो ये आबाश शेख परेशान हो गया बेटा, सर दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर NCERT। हाँ इंपॉर्टेंट है भाई। कभी तुम लोग बोतल में पेट्रोल भरवा के लाए हो क्या? मैं लाया हूं, मजबूरी होती है, लाना पड़ता है। गाड़ी में पेट्रोल खत्म तो धक्के मार के तो गाड़ी लेके जाओ, अरे नहीं तो तुम खुद जाओ पेट्रोल पंप, बोतल में पेट्रोल भरवा के लाओ, डीजल भरवा के लाओ। और डीजल और पेट्रोल ऐसे लिक्विड होते हैं जो वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल मतलब जल्दी वाष्पित हो जाते हैं, भाप बन जाते हैं। कहीं समझाऊं? अगर तुमने ढक्कन खोल दिया तो वो जल्दी से उड़ जाएंगे। और बाद में पता लगा पापा ने कहा बेटा पेट्रोल ले आना, तुम बोतल में पेट्रोल ले आए, ढक्कन लगाना भूल गए। अब वो तुम लाए तो 1 लीटर थे, घर पे पहुंचते पहुंचते आधा लीटर ही बचा, क्योंकि वापिस तो उड़ गया। अब पापा तुम्हारे फिर परकच्चे उड़ाएंगे, है ना? अब चलते हैं आगे। अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अब आते हैं नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन की तरफ। नेगेटिवली डेविएटेड का मतलब क्या है? रोल्ड लॉ से नीचे ग्राफ बनेगा, उसका नीचे ग्राफ बन रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि वेपर कम बन रही, तभी तो वेपर प्रेशर कम है। अच्छा, किसी में वेपर कम बन रही है उसका मतलब क्या है? दे लव ईच अदर, वो जल्दी गुस्सा नहीं होते, उनका टेम्पर हाई नहीं होता, दे लव ईच अदर, दैट्स व्हाई द वेपर प्रेशर इज वेरी लो। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ? AB interaction is very high as compared to AA and BB. They love each other like you love me and I love you, है ना? So they love each other. अब मजे की बात देखो, in that case negatively deviated है, डेल्टा H की वैल्यू
क्या होगी? 0 से कम। नेगेटिवली डेविएटेड है, डेल्टा वी की वैल्यू भी क्या होगी? 0 से कम। दे लव ईच अदर। जैसे कि अगर मान लो आपने एसीटोन को एनिलीन में डाल दिया, दे लव ईच अदर, मिक्स हो जाएंगे। अगर आपने एसीटोन को क्लोरोफॉर्म में डाल दिया, दे लव ईच अदर, मिक्स हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने मिथनॉल को एसिटिक एसिड में डाल दिया, दे लव ईच अदर, मिक्स हो जाएंगे। आगे समझ में? तुमको क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन के बाद ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि नेगेटिवली डेविएटेड होते हैं। समझ में आ गया? तो ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हुए। चलो अब अपन और आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ओनली डिपेंड्स अपॉन सोल्यूट की क्वांटिटी। अब आते हैं कौन कौन सी होती है। एक तो होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आरएलवीपी बोलते हैं, जिसको रोल्ट लॉ से भी आप डिफाइन कर सकते हो। आरएलवीपी का क्या मतलब है? मतलब समझो आपने पहले एक सॉल्वेंट लिया जो कि वोलेटाइल था, है ना, बहुत अच्छी उसकी क्या आ रही थी, वो इतना वोलेटाइल था कि अच्छा खासा प्रेशर बन रहा था। अभी अचानक से आपने क्या किया? अभी अचानक से उसके अंदर आपने एक सोल्यूट डाल दिया, ठीक है, और जो सोल्यूट आपने डाला वो नॉन वोलेटाइल था, तो उसकी वोलेटिलिटी को वो घटा देगा। सोल्यूट को ऐड करने की वजह से वोलेटिलिटी घट जाती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कमी आ जाना। अब उसको कैसे दिखाओगे जरा आप चेक करो। मिक्सिंग ऑफ, देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब आप वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालते हो तो वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। इसी को किससे दिखाते हैं? आरएलवीपी से दिखाते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से दिखाते हैं। अब उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? दिस इज द कैलकुलेशन। पहले प्रेशर कितना था? पीए नॉट, बाद में कितना हो गया? पीए, डिवाइड बाय पहले प्रेशर कितना था। रिलेटिव कंपेयर करना है कि पहले कितना था, समझ में आ गया, और बाद में कितना बच गया। इनके रेशो को ही कंपेयर करना है, और वो किसके बराबर होता है? जितना आपने सोल्यूट ऐड किया है, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा समझाता हूं, क्योंकि आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया था, तो वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने की वजह से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर घट गया। कितना घटा? जितना घटा उसको कंपेयर करो पहले से। समझ में आ गया? ये रेशो किसके बराबर होगा? जितना आपने सोल्यूट की क्वांटिटी ऐड करी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इसी को बोलते हैं आरएलवीपी। समझ में आ गया? अब यहां पर क्या क्या चीज है? पीए नॉट वेपर प्रेशर प्योर कंडीशन में, पीए सोल्यूट डालने के बाद का वेपर प्रेशर, एक्सबी दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, NaNB मोल्स ऑफ ANB, W मास एंड M मोलर मास। अब आप सबकी वैल्यू रख दो। जैसे XB की वैल्यू क्या होगी? दैट इज NB अपॉन Na प्लस NB। N कैसे निकालते हो? गिवन मास बाय मोलर मास, ये तरीका होता है। अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो जब आप ना कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट किसी वोलेटाइल सब्सटेंस के अंदर डाल देते हो तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में भी बढ़ोतरी हो जाती है। उसको ग्राफिकली ऐसे समझा सकते हो, जरा आप समझो। जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में डालते हो तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी हो जाती है। मतलब अगर आपने पानी में जरा सी दिल में दे जगह तू, मतलब अगर आपने पानी में जरा सा चीनी डाल दिया तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब वो 100 नहीं रहेगा, 100 से ऊपर पे बॉइल होगा। समझ में आ गया? इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जब तक वो प्योर सॉल्वेंट था, एक्सपेरिमेंटली उसका ग्राफ ऐसा था, ठीक है, और ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाए, वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो उस टाइम पे बॉइलिंग पॉइंट था ये। अब जैसे ही आपने उस सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। अब 1 atm तक जाने के लिए उसको और ज्यादा एनर्जी लगी। समझ में आ गया? तो ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, बेसिकली इसी गैप को बोलते हैं क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी, जो किसके बराबर होता है? टीबी माइनस टीबी नॉट के बराबर होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, समझ में आ गया? और टीबी माइनस टीबी नॉट किसके बराबर होता है? आप फॉर्मूला जरा चेक कर लो। टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल्स टू, दैट इज डेल्टा टीबी व्हिच इज इक्वल्स टू केबी इनटू एम। केबी क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। एम क्या है? मोलालिटी। केबी एम। एम की वैल्यू कैसे लिखते हो? मोलालिटी का मतलब क्या होता है? देखो नंबर ऑफ मोल्स पर केजी वेट। मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। ये वेट आ गया सॉल्वेंट का, 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि आपको वेट सॉल्वेंट का किसमें चाहिए था? केजी में, बट ये तो ग्राम में है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। आ गया? और इससे आप मोलर मास निकाल सकते हो। मोलर मास का M2 का फॉर्मूला ये होगा। फाइनली कुछ नहीं करना, अगर आपको M2 निकालना है, M2 को वहां ले जाओ, मतलब M2 को वहां ले जाओ, डेल्टा टीबी को नीचे ले आओ। तो KB देखो, KB W2000, KB W2000, डेल्टा टीबी नीचे चला गया और W1 ये रहा ग्राम के अंदर, तो ये M2 का वैल्यू है। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आप मोलर मास की कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ठीक है। अब अगला है, जरा आप चेक करो, ये हो गया तुम्हारे पास, ये सारी यूनिट्स है उसकी जो आपको ध्यान से देखनी है। डेल्टा टीबी नॉट, मोलालिटी, केबी, डब्ल्यू, उनकी यूनिट्स क्या होती है? ये होती है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे। अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालते हो तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है। मतलब अगर आपने प्योर पानी के अंदर चीनी डाल दी तो पानी अब 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज नहीं होगा, उससे कम टेम्परेचर पर फ्रीज होगा। समझ में आ गया? उससे कम टेम्परेचर पर फ्रीज होगा। समझ में आ गया? ये आपको ध्यान रखना है। इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब अगर आपको इसके ग्राफिकली समझना है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। जब प्योर सॉल्वेंट था, जरा आप चेक करो, जब प्योर सॉल्वेंट था तो सॉल्वेंट देखो, पानी किस किस फेज में एग्जिस्ट करता है? पानी बर्फ में भी होता है,
पानी लिक्विड फॉर्म में भी होता है, H2O लिक्विड फॉर्म में भी होता है और आइस में भी होता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में भी होता है। तो लिक्विड फॉर्म में उसका जो भी वेपर प्रेशर है और आइस में जो भी उसका वेपर प्रेशर है, इनका पॉइंट जहां पर काटता है वही उसका क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस। अब अचानक से क्या हुआ, तुमने पानी के अंदर चीनी डाल दी, तो पानी में जैसी चीनी डाली ये इसका वेपर प्रेशर घट गया, तो वो सॉल्यूशन बन गया। अब इसका लाइन यू जाते जाते कहां पर काट रहा है, इस पॉइंट पर, तो यही इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, पहले फ्रीजिंग पॉइंट ये था, अब फ्रीजिंग पॉइंट ये है, समझ में आ गया। और अब जो ये चेंज आया है टोटल फ्रीजिंग पॉइंट, उसी को क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ। उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, दैट्स वेरी सिंपल। डेल्टा टीएफ की वैल्यू क्या होती है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ, फॉर्मूला सेम ही है, दैट इज केएफ इनटू एम। एम क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे लिखते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में दिया तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां से आप M2 की वैल्यू निकाल सकते हो, एंड दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, सो ये मतलब निकलता है, M2 का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट हमारे पास डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के बाद क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर, ये डेफिनेशन दी उसको समझाने से पहले डायग्रामेटिकली आप समझो। देखो, अगर आप लोगों ने एक कंटेनर लिया और उसके अंदर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दी, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे से छेद होते हैं। पता है आपको, आपकी जो स्किन है, ये स्किन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अगर आप इस पे पानी गिराओगे तो पानी स्किन के अंदर नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप लोगों ने क्रीम मल दी है ना, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम ऐसे करके, हा, है ना, मेरी त्वचा को नजर ना लगे, ये वाली क्रीम मलते हो तुम लोग, तो क्रीम एक्चुअली जो मॉइस्चराइजर होता है, जो क्रीम होती है, बेसिकली स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये जो स्किन है ना तुम्हारी, ये स्किन एक्चुअली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, किसी को तो अंदर जाने देती है और किसी को बाहर ही रोक देती है। सपोज करो कि तुम्हारा ना, तुमने पानी सोचा कि तुम्हारी जो स्किन है ना, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती, सपोज, मतलब पानी अंदर चला जाता है, वैसे पानी को भी सोखती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। अगर आपकी स्किन बहुत कम, मतलब ना के बराबर, याद रखना, ना के बराबर, ठीक है, इतनी ज्यादा नहीं होती। अगर तुम्हारी स्किन पानी को सोख लेती तो तुम मोटे होके, नहाने के बाद ही मोटे होके बाहर निकलते नहीं, क्योंकि पानी तो सूख जाता है। लेकिन अगर जब आप पानी गिराते हो तो सारा स्किन से क्या हो जाता है, हट जाता है। कभी गौर किए हो तुम लोग, समझ में आ गया, नाक के बराबर पानी एब्जॉर्ब होता ही नहीं है, वैसे नाक के बराबर क्या होता ही नहीं है, लेकिन जब आप क्रीम लगाते हो वो एब्जॉर्ब हो जाती है। इसका मतलब तुम्हारी स्किन क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तुम्हारे घर का गेट, लड़कियों के घर का गेट, गर्ल्स हॉस्टल का गेट, बॉयज हॉस्टल का गेट, बॉयज हॉस्टल तो पागल होते हैं लड़कियों के जो हॉस्टल का गेट होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। पूछो कैसे, वो हर कोई अंदर नहीं जा सकता, उसमें से लड़कियों के जो रिश्तेदार होते हैं वही अंदर आ सकते हैं। ऐसे थोड़ी कोई भी लड़का कहेगा मुझे गर्ल्स हॉस्टल में जाना है, यू कांट गो, क्योंकि दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब वो किसी को परमिशन है अंदर जाने की, किसी को परमिशन नहीं है। तुम्हारे प्रिंसिपल के ऑफिस में किसी को परमिशन है, किसी को परमिशन नहीं है। तुम्हारे स्कूल में किसी को परमिशन है, किसी को परमिशन नहीं है। इसका मतलब ये सब क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसी को जाने देते हैं, किसी को नहीं। तुम्हारे चाय पत्ती जो घर पे होती है, जिसको छानते हो, चाय छन्नी, वो चाय को जाने देती है लेकिन चाय पत्ती को रोक लेती है। इसका मतलब वो क्या हो गई, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब मजे की बात देखो, अगर तुमने कभी चाय छनती देखी है तो वो क्या करेगी, किसको जाने देगी अपने अंदर से। अगर आप लोगों ने चाय छनती देखी है तो वो अपने अंदर से चाय को जाने देती है, चाय पत्ती को रोक लेती है। मतलब उसने किसको रोका, उसने एक्चुअली सॉल्यूट को रोक लिया। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट को रोक लेती है। चाय पत्ती इज अ सॉल्यूट जिसको वो रोक लेती है। जाने किसको देती है, पानी जैसी चाय को। तो बेसिकली सॉल्वेंट आसानी से फ्लो हो सकता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, ध्यान से समझना। अब अगर आप लोगों ने सपोज करो कि आपने एक तरफ प्योर पानी ले लिया, ठीक है, ये वाला प्योर पानी है, और एक तरफ आपने समंदर का पानी लिया, तो आपको पता है समंदर का पानी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है नमक से, समझ में आ गया। तो होगा क्या, जरा आप चेक करो, हमेशा सॉल्वेंट ही फ्लो करता है। और फ्लो कैसे होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, समझ में आ गया। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं बोलूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लुक एट इट, ये आप लोगों ने एक कंटेनर लिया, उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, आ रहा है समझ में, उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। एक तो लोगों को समझ में नहीं आता, जब फोन काटते तो दोबारा क्यों करते हैं, इतना तो समझ होनी चाहिए कि कम से कम कहीं बिजी होगा बंदा, लेकिन नहीं, हम मानेंगे थोड़े ही, हम तो फोन करेंगे। आ रहा है समझ में। तो चलो देखो, अगर मैंने यहां सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, ध्यान से समझना है इसको, इसके इस तरफ मैंने प्योर पानी भरा है, प्योर वाटर, और इस तरफ मैंने समंदर का पानी भरा है, सी वाटर, ठीक है। अच्छा आप बताओ कि पानी की मात्रा ज्यादा कहां होगी, पानी की मात्रा तो यहीं ज्यादा होगी ना, इसमें तो नमक की मात्रा है। यहां पर वाटर की लो कॉन्सेंट्रेशन है, यहां पर वाटर की हाई कॉन्सेंट्रेशन है। और हमेशा जो चीज फ्लो होती है वो कहां से कहां होती है, वो चीज फ्लो होती है बेसिकली हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। मतलब हमें तो नुकसान हो रहा है, प्योर पानी में से पानी निकल निकल के कहां जा रहा है, समंदर के पानी में,
और समंदर का पानी हम पी नहीं सकते। आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि अगर आप लोग गलती से समंदर में फंस गए तो आप समंदर, और अगर आपको वहां प्यास लग गई और अगर आपने समंदर का ही पानी पी लिया तो भैया तुम पहले प्यास से ही मरोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सेल के अंदर जो पानी होगा वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा समंदर के पानी में। ये तो मतलब है प्योर पानी निकल निकल के कहां जा रहा है? समंदर के पानी में मिक्स हो रहा है। तुम्हारी सेल के अंदर पानी है जो ना नमक का पानी, वो उसको भी चूस लेगा। समझ में आ गया? तुम्हारी सेल खत्म हो जाएगी, पानी खत्म हो जाएगा उसमें से। क्लियर हो गया? तो यहां पर ये जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। इसको क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। और अगर आप इस फ्लो को रोकना चाहते हो तो आप क्या करोगे? यहां से प्रेशर बनाओ, यहां पर प्रेशर लगाओ। तो यहां पर जितना प्रेशर आपने अप्लाई किया जिसकी वजह से ये फ्लो रुक गया, उसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप देखो यहां पर लिखा भी हुआ है, द प्रेशर अपोजिंग द ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हायर टू लोअर होता है। पता नहीं क्या लिख दिया, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर टू हायर नहीं है, ठीक है। ऑस्मोसिस का मतलब होता है, ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है। अगर उसको रोकना चाहते हो तो आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा। उल्टा लिख लेना इसको, ये गलती से लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? जब पानी आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करना चालू कर देता है, ठीक है। इन दैट केस अगर आप उसको रोकना चाहते हो तो आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा। तो जो आप प्रेशर यहां बना रहे हो, ये प्रेशर, उसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला एज इट इज होता है जो तुम पढ़ते आए हो इससे पहले, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पढ़े हो, तो अगर आपको वो याद है तो आपको ये भी याद हो जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो अगर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो पी माने प्रेशर, इसकी जगह से तुम पाई लिख दो। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से लिखा जाता है, पाई वी इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा? एनआरटी, ठीक है। सो पाई इक्वल्स टू एन बाई वी आर टी। एन बाई वी क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। पाई इक्वल्स टू सीआरटी, ये फॉर्मूला बन गया। तो पाई इक्वल्स टू सीआरटी इज द फॉर्मूला। सी क्या है यहां पर? कॉन्सेंट्रेशन, मोल पर लीटर वॉल्यूम। दिखाई दे रहा है? मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाई मोलर मास। क्लियर हो गया? यहां से हम मोलर मास निकाल सकते हो, तो ये तरीका है। तो दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। चलो, तो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर भी खत्म हो गया एंड आई थिंक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरी खत्म हो गई।